नील ने धानी को जब कहा कि वो उसको उसकी पसंद का खाना नॉनवेज खिलाएगा, तो वो बच्चों की तरह चिल्लाने लगी। फिर कहने लगी, लेकिन तुम्हें तो नॉनवेज पसंद नहीं है और तुम खाते भी नहीं हो। तो क्या हुआ? तुमको तो पसंद है ना, और तुम खाती भी हो ना। तो आज तुम्हारा बर्थडे भी है, तो इसलिए आज हम तुम्हारी पसंद का खाना खाएंगे, नील ने कहा। तो क्या तुम भी मेरे साथ नॉनवेज खाओगे? धानी ने आश्चर्य से कहा। नहीं, तुम अपना नॉनवेज मंगवाना और मैं अपना वेज मंगवा लूँगा, नील ने गाड़ी एक रेस्टोरेंट के आगे रोकते हुए कहा। दोनों ने अपनी अपनी पसंद का खाना मंगवाया और बिल नील ने अदा किया। लेकिन पार्टी तो मेरी तरफ से होनी चाहिए, धानी ने ऑब्जेक्शन करते हुए पैसे देने चाहे, पर नील ने कहा, आज मुझे देने दो, मेरे बर्थडे पर तुम दे देना। धानी मान गई। खाना खाने के बाद थोड़ी देर तक घूमने के बाद दोनों घर के लिए निकल पड़े। ये मेरी ज़िंदगी का बेस्ट डे था, धानी मस्ती में झूम रही थी। तभी बिजली कड़कनी शुरू हो गई और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ, हम भीग जाएंगे, नील ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। और शॉपिंग भी तो करनी है। बिल्कुल भी नहीं, हम बारिश में भीगेंगे, धानी अपने बाजू फैलाकर गोल गोल घूमने लगी। और शॉपिंग फिर किसी दिन। तुम पागल तो नहीं हो गई हो धानी? ऐसे बरसात में भीगोगी तो ठंड लग जाएगी। नील ने अपने सर के ऊपर अपने दोनों हाथ रख लिए थे। नील, इधर आओ, देखो कितना मज़ा आ रहा है। एक बार बरसात में भीग कर देखो, बहुत अच्छा लगेगा। धानी अभी भी घूम रही थी और आते जाते लोग उसको देख रहे थे, पर वो बगैर किसी की परवाह किए बस घूमे जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि आज वो अपने होश में नहीं है। डॉक्टर धानी ऐसे बच्चों की तरह बिहेव कर सकती है? आई कांट बिलीव, नील बड़बड़ाने लगा, पर वो धानी के पास चला गया और भीग गया। तब तक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई थी। लोग बरसात से बचने के लिए किसी छत के नीचे खड़े हो गए थे, पर धानी सबसे अनजान अपने में मस्त घूमे जा रही थी। जब भी मैं बारिश के पानी से भीगता हूँ बीमार पड़ जाता हूँ, नील ने इतने धीरे से कहा कि धानी को सुनाई नहीं दिया। ये जानते हुए भी कि वो बीमार पड़ सकता है, नील धानी का साथ देने लगा और बरसात में भीगने लगा। धानी के चेहरे पर जो खुशी झलक रही थी, उसे देखने में ही उसे आनंद आ रहा था। वो ऐसे ही खुश रहे, पता नहीं क्यों वो अचानक से उसके लिए प्रार्थना करने लगा, भगवान इसे जीवन में सारी खुशियाँ देना। बारिश कम हो रही थी। धानी चलें, नील ने कहा। लोग भी थोड़े से बाहर निकलना शुरू हो गए थे। हाँ चलो, कहकर धानी गाड़ी में बैठ गई। उसके बैठने से गाड़ी की अगली सीट गीली हो गई। आई एम सॉरी, तुम्हारी गाड़ी गीली हो गई नील। कोई बात नहीं, तुम्हें अच्छा लगा, नील ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती कि नील मैं कितनी खुश हूँ। पर एक बात मुझे समझ नहीं आई कि मेरे हर बर्थडे पर बानी केक भेजती है, इस बार ना उसने केक भेजा और ना ही विश करी। पता नहीं क्यों। धानी थोड़ी सी उदास हो गई। हो सकता है उसकी फ़्लाइट हो और उसे टाइम ना मिल पाया हो, नील ने कहा। उसे धानी का उदास चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ हो सकता है, धानी ने कहा, पर उसने मुझे बताया था कि उसकी 2 दिन की छुट्टी है। अरे यार, तुम भी ना बहुत सोचती हो सकता है उसकी ड्यूटी लग गई हो। छोड़ो ये सब और सोचो कि आज का दिन कैसा रहा और मेरे बर्थडे पर तुम मेरे लिए क्या करोगी, नील ने कहा। अच्छा, तो तुम अदला बदली करना चाहते हो कि तुमने मेरे बर्थडे पर किया तो मैं भी तुम्हारे बर्थडे पर करूं, धानी ने कहा। अरे यार, तुम हर बात को गलत ले जाती हो, ऐसा कुछ नहीं है, नील ने बात को टाल दिया। तब तक घर आ गया था। वो दोनों लिफ्ट में चढ़ने लगे तो उन्हें शेफाली फिर से मिल गई। वाट ए सरप्राइज़, आज हम 2 बार मिल गए, नील ने कहा। और पिछले 2 महीनों से एक बार भी नहीं मिले थे। जी, मैं वो घर का कुछ सामान लेने मार्केट गई थी। और आप लोग? शेफाली ने ऐसे ही पूछ लिया। आज धानी का बर्थडे है तो हम सेलिब्रेट करने गए थे, नील ने कहा। हैप्पी बर्थडे डॉक्टर धानी, शेफाली ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। थैंक यू, धानी ने भी अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। दोनों लिफ्ट से बाहर निकले और फ्लैट का ताला खोलने लगे तो देखा अंदर फ्लैट की लाइट जल रही थी। नील, तुमने घर से निकलते वक्त लाइट नहीं बंद करी, कितने लापरवाह हो, धानी ने कहा। धानी, यह सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, यह फ्लैट जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है, इसलिए तुम भी देख सकती थी कि लाइट्स बंद हैं या नहीं, नील भी तुनक कर बोला। देखो, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है और प्लीज़ तुम ख़राब मत करो,
क्योंकि तुमने आज मेरे लिए बहुत कुछ किया है और इसलिए मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती, कहकर धानी ने दरवाज़ा खोला और अंदर देखकर दंग रह गई। तुम? धानी ने जब दरवाज़ा खोला तो अंदर बानी को देखकर हैरान रह गई। तुम यहाँ पर? हैप्पी बर्थडे दी, बानी उसके गले से लगती हुई बोली। थैंक यू मेरी जान, पर तुम यहाँ पर कैसे? तुमने ना कोई विश करी और ना ही केक भेजा। मैं तो सोच रही थी कि तुम मुझे भूल ही गई हो, धानी ने थोड़ी नाराज़गी से कहा। ये देखो केक, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपका बर्थडे भूल जाऊं? वो तो मैंने आपको सरप्राइज़ देना था, इसलिए मैंने आपको फ़ोन नहीं किया, बानी सामने से हटती हुई बोली। सच में सामने टेबल पर एक बहुत ही सुंदर केक पड़ा हुआ था। अरे वाह! भई मैं सोच रही थी कि मेरा जन्मदिन हो और बानी भूल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? धानी बहुत खुश हो गई थी। चलें अब केक काटें। बानी अंदर आ गई थी और केक पर मोमबत्ती लगाने लगी थी। भई 1 मिनट, पहले ये बताओ कि तुम अंदर कैसे आई और तुम्हारी तो छुट्टी थी, फिर अचानक कैसे यहाँ पर पहुँच गईं? धानी ने कहा। वो दी, सब कुछ पहले से ही प्लान था। वो नील ने चाबी डोरमेट के नीचे रख दी थी और मुझे फ़ोन कर दिया था और आज मैंने अपनी छुट्टी कैंसिल कर दी थी और मुंबई की फ़्लाइट ले ली थी। बस आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना था, इसलिए ये सब प्लान किया, बानी ने कहा। तो मिस्टर नील, आप भी इस सब में शामिल हैं और मुझे भनक तक नहीं लगने दी, धानी खुश हो रही थी। वैसे थैंक यू आप दोनों का। अच्छा चलो केक काटो और बाज़ार से कुछ खाना मंगवाते हैं, नील ने कहा। धानी ने केक काटा, फिर तीनों ने मिलकर बहुत मस्ती करी। मुझे सुबह 5 बजे उठना है क्योंकि मेरी इंटरनेशनल फ़्लाइट है, इसलिए मैं तो सोने जा रही हूँ, आप दोनों बातें करो, कहकर वानी धानी के कमरे में जाने लगी। मैं भी चलती हूँ, नील अब तुम भी सो जाओ, सुबह तुम्हें ऑफिस भी जाना है। धानी ने जैसे नील को आदेश दिया तो वानी मुस्कुराकर धानी को देखने लगी और उसके बाद धानी और वानी दोनों अपने कमरे में चली गईं। नील के साथ कैसी कट रही है दी, वानी बिस्तर पर लेटते हुए बोली। अच्छी कट रही है, धानी अपने धुन में बोल गई, फिर कहने लगी। 1 मिनट, क्या मतलब है तुम्हारा? हम दोनों सिर्फ फ्लैट पार्टनर हैं। हाँ वो तो दिख ही रहा है, मैंने कब कुछ कहा है। अच्छा ये बताओ कि डेट कैसी रही? बानी अभी भी मुस्कुरा रही थी। बानी तू ज़्यादा नहीं बोलने लगी है, ऐसा कुछ नहीं है, बस हमने फ्लैट शेयर किया हुआ है, बस इसके आगे कुछ नहीं, धानी ने कह तो दिया, पर फिर खुद ही सोच में पड़ गई कि क्या वो बानी से सच बोल रही है? क्या सच में उन दोनों के बीच कुछ है? क्या वो नील को पसंद करने लगी है? पता नहीं, कुछ भी क्लियर नहीं है, पर वो ऐसा कुछ सोच ही क्यों रही है? अब क्या सोच रही हो? मैंने तो वैसे ही कह दिया था, देख रही थी कि तुम दोनों ही एक दूसरे का ख्याल रख रहे हो और तुमने कितने हक से उसे सोने को कहा और वो चला भी गया। और उसे क्या पड़ी थी तुम्हारा जन्मदिन मनाने की, बानी ने कहा। धानी ने कुछ जवाब तो नहीं दिया, पर सोच में पड़ गई और चुप रही। उसने करवट बदली हुई थी तो बानी कहने लगी, लगता है सो गई दी, चलो मैं भी सो जाती हूँ। हाँ हाँ सो जा, सुबह जल्दी उठना है, धानी ने कहा। अच्छा तो जाग रही हो, बस जवाब नहीं देना चाहती, बानी ने कहा। बानी चुपचाप सो जाओ, धानी ने बानी को डांट लगाई तो वो सच में सो गई, पर धानी की आंखों में नींद नहीं थी। वो सोच रही थी कि क्या बानी सच कह रही है, क्या है ये सब? सोचते हुए वो कब नींद की आगोश में चली गई, पता ही नहीं चला। सुबह धानी ने उठकर बानी के लिए सैंडविच बनाए। बानी बाय करती हुई चली गई, पर नील नहीं उठा। धानी को हैरानी होने लगी थी कि किचन में इतनी खटपट होने के बावजूद नील नहीं उठा। बानी के जाने के बाद उसने चाय बनाई और ट्रे में कुछ बिस्कुट रखकर नील का दरवाज़ा खटखटाने लगी। नील अपनी शर्ट उतार कर सोता था। दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ सुनकर कहने लगा, कौन? अजीब हो यार तुम भी, इस फ्लैट में मेरे सिवाय कौन होगा? धानी दरवाजे के बाहरी हाथ में ट्रे लेकर खड़ी थी। मुझे लगा बानी है, अंदर आ जाओ। नील की आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। अंदर आते ही धानी ने देखा कि नील शर्ट के बगैर बिस्तर पर लेटा हुआ है। कपड़े तो पहन लो बेशर्म कहीं के। ओह सॉरी, कहते हुए नील ने फटाफट अपने पास रखी हुई शर्ट उठाई और पहनने लगा। क्या हुआ नील, अभी तक सो रहे हो? बानी भी तुम्हारा पूछ रही थी, धानी ने कहा। बानी चली गई? नील ने अपनी शर्ट पहन ली थी। हाँ, और मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आई हूँ, धानी ने कप्स में चाय डालते हुए कहा।
आज तुम चाय बना कर ले आई हो। हाँ, रोज़ तुम मुझे चाय पिलाते हो। आज मैंने सोचा कि मैं ही तुम्हें चाय पिला दूँ। थैंक यू, कहकर नील ने धानी के हाथ से चाय का कप पकड़ा तो धानी का हाथ नील के हाथों को छू गया। तुम्हारा हाथ तो बहुत गर्म लग रहा है और तुम्हारा चेहरा भी लाल हो रहा है। क्या बात है नील, तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं, शरीर में भी बहुत दर्द हो रहा है, नील ने कहा। धानी ने उसके बदन को छूकर देखा तो कहने लगी, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार लग रहा है। ठहरो, मैं थर्मामीटर लाती हूँ, कहकर धानी अपने कमरे में चली गई और नील फिर से बिस्तर पर लेट गया। उसको कमजोरी भी महसूस हो रही थी। धानी अपने कमरे से थर्मामीटर लेकर आई और उसने देखा कि नील बेसोध सा बिस्तर पर पड़ा हुआ है। उसने नील के माथे को हाथ लगाया और कहने लगी, नील उठो, एक बार थर्मामीटर लगाकर देखो कि कितना बुखार है। नील ने लेटे हुए ही थर्मामीटर मुंह में लगा लिया। 103। धानी ने थर्मामीटर देखकर कहा, एकदम से कैसे बुखार चढ़ गया? वो मैंने कहा था ना कि जब मैं बारिश में भीग जाता हूँ तो मुझे बुखार चढ़ जाता है, नील ने कहा। ओह, आई एम वेरी सॉरी नील, मैंने ही ज़बरदस्ती तुम्हें बारिश में भीगने को मजबूर किया था। अच्छा, मैं दवाई दे रही हूँ, खाकर सो जाओ और ऑफिस से छुट्टी ले लेना, कहकर धानी अपने कमरे में चली गई और दवाई लाकर नील को खिला दिया और पास बैठकर गीले ठंडे कपड़े से नील के माथे पर पट्टियाँ करने लगी। कुछ देर तक नील जागता रहा, फिर सो गया। धानी किचन में जाकर नील के लिए खिचड़ी बनाने लगी। 2 घंटे बाद नील उठा, पर उसको अभी भी बुखार था। बुखार क्यों नहीं कम हो रहा है? धानी ने कहा। मेरा ऐसा ही है, धीरे धीरे ही बुखार कम होता है, इसलिए चिंता मत करो, नील ने कहा। अच्छा, तुम्हें खिचड़ी खाओ और आराम से सो जाओ, धानी ने उसके आगे खिचड़ी रखते हुए कहा। खिचड़ी? नील ने गंदा सा मुंह बनाया। हाँ, खिचड़ी, चुपचाप खाओ और रेस्ट करो, मैं भी आज अस्पताल नहीं जा रही हूँ। धानी, मैं इतना बीमार नहीं हूँ कि तुम्हें भी छुट्टी लेनी पड़े। तुम चुपचाप अस्पताल जाओ, मैं भी सोच रहा हूँ कि हाफ डे ले लूँ, नील ने कहा। सोचना भी नहीं, तुम आज सारा दिन आराम करोगे और फिर कल देखेंगे कि ऑफिस जाना है या नहीं। धानी ने कहा, ये खिचड़ी खाओ, कहकर धानी ने खिचड़ी की चम्मच उसके मुंह में डाल दी। नील मुंह बनाते हुए खिचड़ी खाने लगा। फिर धानी ने उसे दवाई दी। नील फिर से सो गया। सारा दिन धानी नील का ख्याल रखती रही। कभी फल काट कर खिलाती तो कभी दलिया बनाती और रात को भी अस्पताल नहीं गई। रात को नील का बुखार उतर गया था। थैंक यू धानी, तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा, बिल्कुल मेरी मम्मा की तरह, नील ने सुबह धानी से कहा। धानी कुछ नहीं बोली और बस मुस्कुरा दी। नील जब ऑफिस जाने लगा तो धानी ने उसको 100 हिदायतें दे डाली। नील, ये मत खाना, खाना मैंने पैक कर दिया है, वो ही खाना, धूप में मत घूमना। अच्छा, अब मैं जाऊँ? और तुम भी आज अस्पताल चले जाना, मेरे लिए तो कल तुमने छुट्टी ली थी, नील जाते हुए बोला। हाँ हाँ, चली जाऊँगी, बस तुम अपना ख्याल रखना, धानी ने कहा। नील ऑफिस चला गया तो धानी को घर बिल्कुल खाली लगने लगा। फिर वो बिस्तर पर जाकर लेट गई और नील के बारे में ही सोचने लगी। मैं नील का इतना ख्याल क्यों रख रही हूँ? शायद इंसानियत के नाते, या फिर मेरे मन में कुछ और है। उसका काम करना मुझे अच्छा क्यों लगने लगा है? और यही सब सोचते हुए वो सो गई। शाम को वो तैयार होकर अस्पताल जाने लगी, पर तब तक नील घर वापस नहीं आया था। उसने नील को फ़ोन किया, पर नील ने फ़ोन नहीं उठाया। उसको नील की चिंता होने लगी, तो वो अस्पताल जाने से पहले राधा आंटी के घर चली गई। वहाँ पर शेफाली ने दरवाज़ा खोला। अरे धानी मैम, आप आइए। हेलो शेफाली, राधा आंटी ऑफिस से आ गई क्या? धानी ने कहा। नहीं, आज तो मम्मा और उनके पूरे स्टाफ ने कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना था, इसलिए सबने देर से आना है। पर आप क्यों पूछ रही हैं? क्या नील जी ने आपको बताया नहीं? शेफाली ने कहा। नहीं, दरअसल नील को कल बुखार था, तो वो कल ऑफिस नहीं गया था, इसलिए शायद उसको भी नहीं पता होगा और उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है, धानी ने कहा। वो वहाँ शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है, क्योंकि सुबह मम्मा भी कह कर गई थी कि उन्हें शाम को देर हो जाएगी, इसलिए चिंता मत करना, शेफाली ने कहा। ओह थैंक यू शेफाली, मुझे नील की चिंता हो रही थी, धानी ने कहा और बाय बोलकर वहाँ से चली गई। अस्पताल पहुंचकर भी उसका मन नील में ही अटका रहा। रात को कोई इमरजेंसी केस भी आ गया था, फिर उसका ध्यान थोड़ी देर के लिए नील से हट गया था।
पर काम ख़त्म होते ही उसे फिर से नील की याद आ गई। सर, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। क्या मैं आज जल्दी घर चली जाऊं? सुबह तड़के 4 बजे धानी रंगनाथ के कैबिन में गई और कहने लगी, क्या है धानी, पिछले 2 दिनों से तुम छुट्टी ले रही हो और आज भी हाफ डे पर जा रही हो। सब ठीक है ना? रंगनाथ ने धानी का उतरा हुआ चेहरा देखकर कहा। एक्चुअली सर, परसों मेरा बर्थडे था और मैं बारिश में भीग गई थी और कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और आज भी सर में दर्द हो रहा है, इसलिए घर जाकर आराम करना चाह रही हूँ। धानी को अपने आप पर आश्चर्य हो रहा था कि वो वही कुछ बोल रही है जो नील के साथ हुआ था, पर शब्द उसके मुंह से निकल चुके थे, इसलिए वो अब खुद को गलत साबित नहीं करना चाहती थी। अच्छा चलो, इस वक्त अकेले कैसे जाओगी? क्योंकि अभी कैब का टाइम नहीं हुआ है, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ, कहकर रंगनाथ बाहर निकलने लगे। नहीं सर, मैं टैक्सी बुला लेती हूँ, धानी ने कहा। नहीं, इस वक्त नहीं, थोड़ी सी ही दूर है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? चलो मैं छोड़ आता हूँ, कहकर डॉक्टर रंगनाथ ने अपनी गाड़ी निकाल ली और मजबूरी में धानी को उसमें बैठना पड़ा। थोड़ी ही देर में धानी का अलंकृता अपार्टमेंट आ गया। उसका मेन गेट बंद था। धानी वॉचमैन को आवाज़ लगाने लगी तो डॉक्टर रंगनाथ कहने लगे, धानी, मैं तुम्हें ऊपर तक छोड़ आता हूँ। नो सर, थैंक यू, आप जाएं, अभी वॉचमैन आ जाएगा, आपको देर हो रही है। तभी धानी ने देखा वॉचमैन आ गया है और दरवाज़ा खोल दिया है, तो धानी फौरन गेट के अंदर चली गई, जैसे उसे डर हो कि कहीं रंगनाथ अंदर ना आ जाए। रंगनाथ उसको वाय करता हुआ वहाँ से चला गया। फ्लैट पर पहुँचकर उसने चाबी से दरवाज़ा खोला और अंदर नील के कमरे में गई, तो देखा नील वैसे ही शर्ट उतार कर सो रहा है। उसने नील को चादर उड़ाई, तो अनजाने में ही नील ने उसकी बाँह पकड़ ली। धानी का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। तभी नील उठ बैठा। अरे धानी, सुबह हो गई क्या? तुम आ गई हो। धानी ने देखा अभी तक नील ने उसकी बाँह पकड़ी हुई है। उसने धीरे से अपनी बाँह छुड़ाई और कहने लगी, नहीं, अभी सुबह के 4 ही बजे हैं, मैं जल्दी घर आ गई हूँ। तुम कैसे हो और सारा दिन तुम्हारी तबीयत कैसी रही? नील उठकर बैठ गया। मैं तो ठीक हूँ, पर तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ है और तुम जल्दी भी आ गई? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है, वो बस मेरे सर में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं जल्दी घर आ गई। वो नील को बताना चाहती थी कि वो उसके कारण जल्दी घर आ गई है, पर उसकी ज़बान और उसके जज़्बात साथ नहीं दे रहे थे। ओह चलो, फिर अब तुम रेस्ट करो। तुमने मेरी इतनी देखभाल करी है कि अब तुम खुद बीमार पड़ गई हो, नील ने कहा। हाँ, बस जाकर सो जाती हूँ, पर पहले ये बताओ कि तुम सारा दिन ठीक रहे ना? हाँ, वो बॉस ने आज कंस्ट्रक्शन साइट पर भेज दिया और वहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसलिए तुम्हारा फ़ोन भी नहीं उठा पाया, नील ने कहा। लेकिन तुम आकर तो फ़ोन कर सकते थे, धानी ने कह तो दिया, पर फिर सोचने लगी कि वो नील की है कौन जो उसकी हर पल की खबर रखे। पर नील कहने लगा, एक्चुअली यार, आते हुए बहुत देर हो गई थी, मुझे लगा कि तुम बिजी ना हो, इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। हाँ, ठीक ही किया, क्योंकि मैं आज सच में बहुत बिजी थी। ओके, तुम रेस्ट करो, मैं जा रही हूँ। ना जाने क्यों धानी का मूड बिल्कुल ही बदल गया और वो कमरे से चली गई। इसे क्या हो गया है? अभी तो अच्छी भली थी, अचानक से मैंने क्या कह दिया? फिर खुद से ही कहने लगा, हो सकता है सर में सच में दर्द हो, सो जाएगी तो ठीक हो जाएगी। नील भी चादर तान कर सोने लगा। धानी अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई, पर उसकी आंखों में जरा सी भी नींद नहीं थी। वो बस नील के बारे में ही सोचती रही कि नील को क्यों नहीं पता लगा कि मैं उसके लिए जल्दी घर आई हूँ। क्या सिर्फ मैं ही उसका ख्याल रखती हूँ, वो नहीं? सोचते हुए उसके सर में सच में दर्द होने लगा। सुबह के 8 बज गए थे। नील जल्दी से उठा और सबसे पहले धानी के कमरे में गया। उसने देखा धानी बहुत गहरी नींद में सो रही है। उसने उसे उठाना उचित नहीं समझा और बगैर खटपट किए चाय बनाई और अपने कमरे में जाकर पीने लगा। फिर उसने नाश्ता बनाया, धानी के लिए अंडे उबाले, उसे छीलकर टेबल पर रख दिए। चाय बनाकर थर्मस में डाल दी और एक चिट लिखकर रख दी। धानी, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना दिया है और चाय भी बना दी है। लंच मत बनाना, कुछ ऑर्डर कर देंगे। बस तुम आराम करना और जब उठोगी तो मुझे फ़ोन कर देना। चिट लिखकर उसने टेबल पर छोड़ दी। फिर वो ऑफिस के लिए तैयार हुआ और बहुत ही धीरे से दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। बाहर जब वो लिफ्ट के पास पहुंचा तो उसने देखा
शेफाली वहाँ पर पहले से ही खड़ी है। हेलो, उसने कहा। हेलो नील जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? शेफाली ने कहा। वो आज भी बहुत सुंदर लग रही थी। उसका गोरा रंग बहुत चमक रहा था। एक पल के लिए नील उसके चेहरे की तरफ ही देखता रहा। फिर कहने लगा, लगता है मेरी बीमारी की खबर न्यूज़पेपर में छप गई है। और खुद ही हंसने लगा। वैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शेफाली भी उसकी बात सुनकर हंसने लगी। जब वो खिलखिलाकर हंसती तो उसके गालों पर गड्ढे पड़ने लगे, जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। धानी की नींद करीब 11 बजे खुली तो उसे एक खामोशी का एहसास पूरे घर में हुआ। वो उठते ही नील नील पुकारते हुए उसके कमरे में चली गई, पर वहाँ कोई नहीं था। फिर उसने घड़ी देखी। ओह, 11 बज गए। नील तो ऑफिस चला गया होगा। पता नहीं कैसी तबीयत है उसकी। सोचते हुए वो टेबल के पास आई तो उसने देखा कि एक चिट पड़ी है। आज के दौर में चिट मैसेज भी कर सकता था। सोचते हुए उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई और उसने वो चिट उठा ली और उसे पढ़ने लगी। नील को शेफाली लिफ्ट के पास मिल गई। वो पहले की तरह ही बहुत सुंदर लग रही थी। उसने बताया कि उसके स्कूल जाने का समय बदल गया है, इसलिए वो इसी वक्त अपने स्कूल जाया करेगी। नील ने अपनी गाड़ी निकाली तो देखा शेफाली वहीं पर खड़ी हुई कैब को फ़ोन कर रही थी, पर कैब नहीं मिल रही थी। क्या हुआ? नील ने कहा। इस वक्त कैब नहीं मिल रही है और स्कूल में देर हो रही है, शेफाली ने कहा। वो परेशान लग रही थी। नील शेफाली को कहने लगा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे स्कूल छोड़ आता हूँ। लेकिन आपका ऑफिस तो बहुत पहले आ जाता है। आप मेरे लिए इतनी दूर जाएंगे? शेफाली ने कहा। कोई बात नहीं, मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा दूंगा, भरोसा रखिए। नील ने डायलॉग मारा। शेफाली हंसने लगी और नील के साथ गाड़ी में बैठ गई। आप रोज़ कैसे जाती हैं? नील ने गाड़ी घुमाते हुए कहा। वो मैं अपनी स्कूटी पर जाती हूँ, पर वो ख़राब हो गई है और अब नई लेनी पड़ेगी। जब तक नई नहीं ले लेती तब तक तो कैब में ही जाऊंगी, शेफाली ने कहा। तब तक मेरे साथ चल पड़ना। मेरा रास्ता तो वही है, बस आपको थोड़ी दूर ज़रूर छोड़ना पड़ेगा, नील ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे तो मम्मा भी जाती हैं, पर उनके साथ जाने का मतलब है टॉर्चर, शेफाली मुंह बनाते हुए बोली। क्या मतलब? नील ने पूछा। वो कभी भी ऑफिस सीधा नहीं जाती, कभी किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती हैं तो कभी किसी साइट पर, इसलिए उनके साथ जाने का कोई सवाल ही नहीं होता, शेफाली ने कहा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे स्कूल पहुंचा देता हूँ, नील ने कहा और शेफाली को उसके स्कूल पहुंचा दिया। थैंक यू नील जी, शेफाली ने कहा तो नील मुस्कुरा दिया। वापसी में नील सोचने लगा, पता नहीं कितना पेट्रोल लग गया। फिर सोचा, उसकी मुस्कान से क्या ज़्यादा कीमती है? ना जाने क्यों शेफाली की खूबसूरती का जादू उस पर चलने लगा था। धानी जब उठी तो उसने देखा कि नील ने उसके लिए ब्रेकफास्ट और चाय बनाई हुई है और एक चिट रखी हुई थी। चिट पढ़कर तो वो बहुत खुश हो गई और नील को फ़ोन करने लगी, पर नील ने फ़ोन नहीं उठाया। शाम को उसको अस्पताल से फ़ोन आ गया था कि कोई इमरजेंसी है, इसलिए उसे जल्दी जाना पड़ा। तब तक नील आया नहीं था। अस्पताल में वो अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त रही थी और सुबह भी देर से ही घर आई। तब तक नील भी ऑफिस जा चुका था, पर उसने घर आकर ही देखा कि उसके फ़ोन पर नील की कई मिस कॉल आए हुए हैं। यह देखकर वो नील को कॉल करने लगी, पर इस बार भी उसने फ़ोन नहीं उठाया। धानी बहुत थकी हुई थी, इसलिए अपने लिए सिर्फ चाय बनाई और पीकर सो गई। शाम को भी नील देर से घर आया था तो मुलाकात नहीं हो पाई और फ़ोन पर भी बात नहीं हो पाई। दोनों ही उन दिनों बहुत व्यस्त रहे, पर नील रोज़ ही शेफाली को स्कूल छोड़ने जाने लगा। नील धानी को यह बात बता ही नहीं पाया कि वो शेफाली को रोज़ स्कूल छोड़ने जा रहा है। उस दिन सुबह एक बहुत मेजर ऑपरेशन करने के बाद धानी रंगनाथ की कैबिन में गई और घर जाने की परमिशन मांगने लगी। धानी, बहुत थकी हुई लग रही हो, बैठो मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी मंगवाता हूँ, कहकर रंगनाथ ने 2 कप कॉफ़ी का ऑर्डर कर दिया। वो दोनों उस मरीज के बारे में बातें कर रहे थे। धानी के दिमाग से ये बात बिल्कुल निकल चुकी थी कि कविता और रंगनाथ पति पत्नी थे। वो वैसे ही बहुत व्यस्त थी, इसलिए इस बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली। वो दोनों बातें कर रहे थे कि तभी डॉक्टर कविता भी उस कमरे में आ गईं। उसे देखकर रंगनाथ कहने लगे, हेलो डॉक्टर कविता, सेंचुरी तो आपने कब की पूरी कर ली, अब कौन सा नंबर है? तुमने आदि की फीस जमा नहीं करवाई अभी तक? कविता ने उसकी बात का जवाब दिए बगैर कहा।
उसकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था। धानी हक्की बक्की सी कभी रंगनाथ को देखती तो कभी कविता को। एक्सक्यूज़ मी सर, मुझे इजाज़त दीजिए, कहकर वो बाहर आ गई। देखो, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती, पीछे से रंगनाथ की आवाज़ सुनाई पड़ी। और तुम जो कर रहे हो, बेटे की फीस जमा कराने का वक्त नहीं है तुम्हारे पास। कविता की आवाज़ भी उसके कानों में पड़ी। इससे ज़्यादा वो सुन नहीं पाई और वहाँ से चली गई। घर आकर देखा कि नील सो रहा था। उसने उसे उठाया नहीं और अपने कमरे में सोने चली गई। उसके दिमाग में डॉक्टर कविता और रंगनाथ की बात चल रही थी। दूसरे दिन अस्पताल में जब काम ख़त्म हो गया तो वो अपने कैबिन में बैठी हुई थी, तो रंगनाथ उसके पास आया और कहने लगा, कैसी हो धानी? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? धानी ने भी औपचारिकता बस पूछ लिया। वो कल तुमने सुना होगा सब। रंगनाथ कुर्सी पर बैठ गए और कहने लगे, कविता जितनी सुंदर है उतनी ही लड़ाकू भी। धानी कुछ नहीं बोली और चुपचाप रंगनाथ की बात सुनने लगी। मैं जितना उसे इज्जत देना चाहता हूँ वो उतना ही मुझसे लड़ती है। कल तुमने देखा ही होगा कि उसने तुम्हारे सामने मुझसे कैसे बात करी है। जी सर, धानी सर झुकाकर बोली, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। डॉक्टर रंगनाथ अपनी कथा सुनाने लगे। मैं किसी को भी नहीं बताना चाहता कि कविता मेरी पत्नी थी, क्योंकि वो बहुत झगड़ालू है, ज़रा ज़रा सी बात पर तुनक जाती है। उसे अपनी सुंदरता का बहुत घमंड है। ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर रंगनाथ अपने आप को भी समझा रहा है। हाँ, हमने लव मैरिज करी थी और शायद एक दूसरे को पसंद भी करते थे, पर फिर धीरे धीरे वो मुझसे बेजार होने लगी। मुझे लगने लगा कि उसने मुझसे नहीं, मेरे पैसों से शादी करनी थी, लेकिन डॉक्टर विक्रम मुझसे भी ज़्यादा पैसे वाले हैं, तो वो उनसे आकर्षित हो गई। धानी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि रंगनाथ क्या कह रहे हैं और डॉक्टर विक्रम के बारे में उससे क्यों बात कर रहे हैं। फिर भी उसने पूछा, लेकिन सर, डॉक्टर विक्रम तो इस अस्पताल के मालिक हैं और बहुत बूढ़े भी, और डॉक्टर कविता तो अभी बहुत छोटी हैं। हाँ, लेकिन उनके पास मुझसे ज़्यादा पैसा है। तुम बहुत भोली हो धानी, कुछ नहीं समझती हो। रंगनाथ उसके पास खिसक आए। जी, धानी को बहुत अजीब लग रहा था। दरअसल मैं तुम्हें सारी बातें समझाता हूँ। मैं और कविता एक साथ ही कॉलेज में थे। हमने डॉक्टरी की पढ़ाई भी एक साथ करी थी। मैं न्यूरो सर्जन बनना चाहता था और वो गायनकोलॉजिस्ट। हम बन भी गए। कविता को लगा कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ लोगों को लूट कर, पर मेरे ज़मीर ने इजाज़त नहीं दी। मुझ में और कविता में झगड़ा होने लगा और परेशान होता था मेरा बेटा आदित्य। रंगनाथ चुप हो गया। धानी भी चुप रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रंगनाथ अपनी सारी कहानी उसे क्यों सुना रहा है, पर वो बॉस था इसलिए उसकी कहानी सुनने लगी। मैं बहुत अच्छा कमाता था, लेकिन कविता की पैसों की भूख नहीं मिटती थी। वो अपने मरीजों से पैसे कमाने लगी। हर एक का बच्चा ऑपरेशन से करने लगी, क्योंकि उसे ज़्यादा पैसे कमाने थे। मैं उसे टोकता था कि वो ये गलत कर रही है, यह हमारे डॉक्टरी उसूल के खिलाफ है, लेकिन वो नहीं मानी। तो फिर हम अलग हो गए और आदि को हॉस्टल में डाल दिया, और कविता डॉक्टर विक्रम के साथ इन्वॉल्व हो गई है और अब दोनों शादी भी करने वाले हैं, कहकर रंगनाथ चुप हो गया। लेकिन डॉक्टर विक्रम तो काफ़ी बूढ़े हैं, धानी ने अपनी बात दोहराई। तो क्या हुआ, पैसे वाला तो है, इसकी भी एक कहानी है, पर वो मैं तुम्हें बाद में सुनाऊंगा, रंगनाथ ने कहा। तो धानी ने चैन की सांस ली। वैसे एक बात बताऊं धानी, कविता तन की जितनी सुंदर है मन की उतनी ही काली है, और तुम मन की सुंदर हो, चाहे थोड़ी मोटी हो, पर तुम्हारा मन बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, और तुम सच में बहुत अच्छी हो। तुमको देखकर लगता है कि तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली। रंगनाथ चहलकदमी करने लगा। धानी को समझ नहीं आया कि रंगनाथ उसकी तारीफ कर रहा है या फिर बुराई, और वो इस बात का क्या जवाब दे। पर वो कहने लगी, सर, उस पेशेंट को देख कर आती हूँ। चलो मैं भी चलता हूँ, कहकर रंगनाथ उसके साथ चलने लगा और अचानक से ही मरीजों की बातें करने लगा। लेकिन धानी का दिमाग तो उसकी बातों में ही उलझ गया था। वो यही सोच रही थी कि उसके साथ ये क्या हुआ। धानी, मेरी बात सुन रही हो ना, कहाँ खो गई हो? रंगनाथ की आवाज़ सुनकर वो वर्तमान में आ गई थी। जी सर। धानी आश्चर्यचकित थी कि इतनी जल्दी रंगनाथ का दिमाग मरीजों की बातें करने लगा। अभी तक तो वो कुछ और ही बोल रहा था और एकदम से टॉपिक बदल गया। सुबह 7 बजे वो घर गई और दरवाज़ा खोला तो नील उठा हुआ था और चाय बनाने की तैयारी कर रहा था। उसे देखकर कहने लगा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नील का चेहरा देखकर उसे एक सुकून मिल रहा था।
क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? न जाने नील कैसे उसके दिल की बात जान जाता है। वैसे भी बहुत दिनों बाद घर में पहले जैसा माहौल बना हुआ था। कुछ नहीं, बस थकी हुई हूँ, धानी ने जवाब दिया। न जाने क्यों उसके दिमाग से रंगनाथ की बातें जा ही नहीं रही थीं कि वो कहना क्या चाहता है। चलो तुम फ्रेश होकर आओ, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम चाय बनाता हूँ, कहकर नील ने चाय का पानी चढ़ा दिया। धानी फ्रेश होकर बालकनी में बैठ गई और बाहर के नज़ारे का मज़ा लेने लगी। नील चाय बनाकर ले आया और उसके सामने रख दी और कहने लगा, हाँ अब बताओ, क्या हुआ है? तुम्हें कैसे पता चला कि कुछ हुआ है? धानी ने चाय का घूंट भरते हुए कहा। पिछले 8 महीनों से हम साथ हैं और तुम्हारी शक्ल बता देती है कि तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है। बताओ क्या हुआ है, क्योंकि मुझे भी तुमसे कुछ बताना है, नील ने कहा। पहले तुम बताओ, धानी ने कहा। नहीं, तुम बताओ, फिर मैं बताता हूँ। वो डॉक्टर रंगनाथ है ना, उन्होंने मुझसे कहा कि, कहते हुए धानी ने सारी बातें बता दी। क्या? वो बुड्ढा तुम पर डोरे डाल रहा है और तुमको समझ नहीं आ रहा है? नील को सच में गुस्सा आ गया। और तुम्हें मोटी कैसे बोला, गंजा कहीं का? अरे वो बुड्ढा नहीं है, धानी को हंसी आ गई। जिसका नाम गिरीश है वो बचपन से ही बुड्ढा है, और खबरदार जो तुम उसकी बातों में आई, नील ने कहा। अच्छा बाबा, छोड़ो उसे, तुम बताओ क्या कहना है मुझसे? धानी ने अपनी ठोड़ी को बाहों में रख लिया और पूछने लगी। हाँ, वो मुझे प्यार हो गया है, नील ने कहा, वो भी शर्माते हुए। धानी चाय पी रही थी, उसके मुंह में चाय का घूंट था। नील की बात सुनकर चाय सीधे उसके गले से नीचे उतर गई और वो अवाक होकर नील को देखने लगी। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा था। वो यही सोच रही थी कि नील अभी उसको प्रपोज करेगा, इसलिए उसने बड़ी अदा से कहा, तुम्हें प्यार हो गया है? अच्छा, किसकी किस्मत फूट गई है? धानी, मैं सच में कह रहा हूँ कि मुझे प्यार हो गया है और तुम मजाक समझ रही हो। नील को गुस्सा आ गया। अच्छा सॉरी, अब बताओ तुम्हें किससे प्यार हो गया? धानी का सारा शरीर उसका कान बन गया था, क्योंकि उसे विश्वास था कि नील उसका ही नाम लेगा और वो बड़ी अदा से उसके गले से लग जाएगी। कुछ ही सेकंड में उसने कितना कुछ सोच लिया था। शेफाली से, नील ने एकदम से बोल दिया। क्या? शेफाली? कौन शेफाली? धानी के हाथ में चाय के कप थे, वो उसे सींग में रखने जा रही थी। वो उसके हाथ से छूट गया। छन की आवाज़ आई। न सिर्फ कांच टूटा था, बल्कि धानी के दिल के भी कई टुकड़े हो गए थे। अरे वही राधा जी की बड़ी बेटी, नील ने सहजता से कहा। फिर कहने लगा, ध्यान से, तुम्हारे पैर में कांच ना चुभ जाए। तुम मुझसे कब मिले? धानी का मन किया कि वो वहीं पर रो दे, पर उसने अपने आप को किसी तरीके से रोक रखा था। दरअसल मैं पिछले कई हफ्तों से उससे मिल रहा हूँ और पता नहीं कब कैसे वो मुझे बहुत अच्छी लगने लगी और अब लगता है उसके बगैर ज़िंदगी अधूरी है। नील अपनी रौ में बोले जा रहा था। उसने एक बार भी महसूस नहीं किया कि इस वक्त धानी पर क्या बीत रही है, क्योंकि उसके मन में शायद धानी के लिए अभी भी सिर्फ दोस्ती की भावना ही थी। वो अपना सिर झुकाए सब्जी काट रहा था और अपनी बात बोल रहा था और धानी चुपचाप सुन रही थी। नील, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा है, मैं थोड़ी देर अपने कमरे में जा रही हूँ, यह सब बाद में साफ कर लूँगी। धानी अचानक से अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। वो अपने कमरे में जाकर खुलकर रोना चाहती थी। इसकी छोड़ो, ये मैं साफ कर देता हूँ। पर क्या हो गया तुम्हें अचानक से? चलो मैं तुम्हारा सर दबा देता हूँ, नील कहने लगा। कितना काम करती हो, अपनी सेहत का भी ध्यान रखा करो, नील बोल रहा था और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। नील, मैं दवाई खाकर सो जाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी, तुम चिंता मत करो, बस आज खाना बाहर से खा लेना। धानी अपने कमरे में गई और दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। ज़्यादा ही तबीयत खराब लग रही है। अच्छा, मैं इसके लिए कुछ बनाकर रख जाता हूँ, नील ने सोचा और उसके लिए पुलाव बनाने लगा। धानी अपने कमरे में सीधे बाथरूम गई और नल चलाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसका मन कर रहा था कि वो बानी से बात करे। उसने समय देखा तो सुबह के 9 बज गए थे। उसने सोचा कि बानी तो अभी सो रही होगी, पर फिर भी उसने फ़ोन घुमाया। उधर से बानी की उनीदी आवाज़ आई। हेलो बानी, धानी की आवाज़ रुआंसी थी। उसकी आवाज़ सुनकर बानी की नींद उड़ गई और वो उठकर बैठ गई। क्या हुआ दी, आपकी आवाज़ को? आप ठीक तो हैं ना? ना जाने क्यों धानी फ़ोन पर ही रोने लगी। बानी पहले तो घबरा गई और बार बार पूछती रही कि क्या हुआ, पर जब धानी का रोना बंद नहीं हुआ तो उसने धानी को रोने दिया।
जब उसने रोना बंद कर दिया तो वानी कहने लगी, अब कुछ बताओगी भी या अभी और रोना है? नहीं, कुछ नहीं है, अब मैं ठीक हूँ। धानी ने अपने आप पर काबू पा लिया था। दी, बताओ क्या बात है, तुम रो क्यों रही थी? वानी बार बार पूछ रही थी, लेकिन धानी के पास कोई जवाब नहीं था। वो क्या कहती कि वो क्यों रो रही है? उसने तो वानी को साफ मना कर दिया था कि उसके और नील के बीच में कुछ भी नहीं है। तो वो किस मुंह से बताती कि नील की किसी और से प्यार की बात सुनकर वो दुखी हुई है और रो रही है। इसलिए उसने कहा, बस माँ और पापा की याद आ रही थी, इसलिए रोना आ गया। मानी समझ गई कि अभी दी कुछ नहीं बताएंगी, इसलिए वो भी कहने लगी, अच्छा दी, अगर आप कहो तो मैं आपके पास आ जाऊं कुछ दिनों की छुट्टी लेकर। नहीं मानी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बस ऐसे ही उन लोगों की याद आ गई थी और मन भर आया। चल, अब मैं सोने लगी हूँ और फ़ोन रखती हूँ, कहकर धानी ने फ़ोन रख दिया और बिस्तर पर लेट गई। कुछ तो बात है जो दी इतना रो रही हैं। इतने साल हो गए हैं माँ बाप को गए हुए, उन्होंने ऐसा व्यवहार कभी भी नहीं किया। क्या करूं? क्या नील से पूछूं कि दी को क्या हुआ है? बानी ने सोचा और नील को फ़ोन करने लगी। फिर उसने सोचा कहीं दी नाराज़ ना हो जाए। उसने फ़ोन काट दिया। नील तैयार होकर धानी के कमरे में झांकने गया। वो देखना चाहता था कि धानी ठीक है या नहीं, पर धानी के कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। उसने एक दो बार दरवाजे पर दस्तक भी दी, पर धानी ने दरवाज़ा नहीं खोला। नील को ऑफिस जल्दी जाना था, इसलिए वो निकल गया। लिफ्ट के पास पहुंचा ही था कि उसे शेफाली मिल गई। उसने हल्के ब्राउन कलर का कुर्ता पहना हुआ था, वाइट कलर की पजामी और वाइट ही दुपट्टा लिया हुआ था। वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। एक बार ही तो नील उसे देखता ही रहा। आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू नील जी। चले क्या? शेफाली ने सहजता से कहा। हाँ चलो। नील गाड़ी ले आया। दोनों अब बहुत सारी बातें करने लगे थे, पर नील में हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने दिल की बात शेफाली से कर दे। आज मम्मा ने मुझे बहुत डांटा, शेफाली कहने लगी। क्यों? मिताली की वजह से, शेफाली कहने लगी। अब तो अपने घर की सारी बातें नील को बताने लगी थी। इसी तरह दिन गुजर रहे थे, पर नील अभी तक अपने दिल की बात शेफाली से नहीं कर पाया। धानी ने भी अपने आप को संभाल लिया था। वो नील के ऑफिस जाने के बाद घर आती और कोशिश करती कि उसके आने से पहले ही वो अस्पताल के लिए निकल जाए। वो नील का सामना ही नहीं करना चाहती थी। वानी बार बार फ़ोन करके धानी का हाल पूछती रहती थी, पर धानी ने उसे कुछ भी नहीं बताया। 2 हफ्ते बीत चुके थे। नील आज बहुत जल्दी घर आ गया था और धानी तैयार हो रही थी। क्या बात है धानी, तुमने तो मुझसे मिलना ही छोड़ दिया। एकाएक नील को अपने सामने देखकर धानी सकपका गई। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। धानी अपनी घड़ी बंद कर रही थी। मेरी तरफ देखो धानी, मैं कब से तुमसे बातें करना चाह रहा हूँ, पर तुम्हारे पास मेरे लिए समय ही नहीं है। आज भी मैं कितनी जल्दी घर आ गया, पर मन में डर रहा था कि कहीं तुम घर से निकल ना गई हो। पर थैंक्स गॉड तुम मुझे मिल गई। नील एक ही सांस में बोल गया। हाँ, वो अस्पताल में आजकल बहुत काम है ना, इसलिए। धानी नील से नज़र चुराती हुई बोली। मेरी तरफ देखो धानी, क्या हो गया है तुम्हें? जब से मैंने तुम्हें रंगनाथ से बात करने को रोका है, तुम मुझे अवॉइड करने लगी हो। ऐसा क्या कह दिया मैंने? नील ने धानी की दोनों बाहें पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ किया। ऐसा कुछ नहीं है नील, मैं सच में बहुत व्यस्त हूँ। आजकल अस्पताल में बहुत इमरजेंसी है, इसलिए। नहीं, कुछ और बात है। मैं तुमसे कितनी बातें करना चाहता हूँ, नील ने कहा। बताओ, क्या बात करना चाहते हो तुम? बैठो तो आराम से। उसने उसे कुर्सी पर बिठा दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं शेफाली से अपने दिल की बात कैसे करूं? धानी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। जिस विषय के बारे में वो बात नहीं करना चाहती थी, उसी विषय के बारे में नील बात कर रहा था। फिर भी उसने कहा, मैं क्या बताऊं, तुम्हें मुझसे ज़्यादा पता है। अरे कुछ तो बताओ कि मैं उससे क्या बात करूं। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम नहीं बताओगी तो कौन बताएगा? नील ने कहा। नील, मेरी कैब आ रही है, मैं जा रही हूँ, कहकर धानी फ्लैट के बाहर निकल गई। फिर कभी बात करते हैं। उसका मन फिर से रोने का हो रहा था, पर उसने अपने आप को बहुत मजबूत बना लिया था। पता नहीं क्या हो गया इसे, ढंग से बात ही नहीं करती। कोई बात नहीं, सुबह इससे पूछूंगा कि क्या हुआ है। नील ने सोचा और डिनर बनाने लगा। सुबह भी धानी बहुत लेट आई थी। नील ने उसको फ़ोन किया। धानी, कब तक आओगी?
मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। धानी कहने लगी, आज मुझे बहुत देर हो जाएगी। नील तुम चले जाना। ठीक है धानी, पर शाम को मैं जल्दी आ जाऊँगा। देखता हूँ कि तुम मुझे कब तक अवॉइड करती हो। नील ने कहा और फ़ोन रख दिया। धानी सोचने लगी कि मुझे इसका सामना करना ही पड़ेगा। भागने से कोई फ़ायदा नहीं। मुझे ये बात स्वीकार करनी ही होगी कि नील मुझसे नहीं किसी और से प्यार करता है और मुझे नील को सपोर्ट भी करना पड़ेगा। यह सोचते ही उसका मन शांत हो गया। सच में जो किस्मत में नहीं है उसके पीछे भागने से क्या फ़ायदा। धानी ने सोचा और डॉक्टर रंगनाथ को कह दिया कि आज वो छुट्टी लेगी। उसने सोचा वो नील से बहुत सारी बातें करेगी, पर सिर्फ दोस्त बनकर। नील तैयार होकर बाहर आया तो शेफाली उसका इंतज़ार कर रही थी। नील जी, आज मैं आपके साथ नहीं जा सकती, शेफाली ने सहजता से कहा। अच्छा, लेकिन क्यों? नील ने कहा। आज नवनीत आने वाला है, शेफाली ने कहा। अच्छा, पर ये नवनीत कौन है? नील ने कहा। अरे, आपको मैंने अभी तक नवनीत के बारे में नहीं बताया क्या? एक्चुअली वो मेरा बॉयफ्रेंड है, शेफाली ने बड़े आराम से कहा। क्या? वो मेरा बॉयफ्रेंड नवनीत आया हुआ है। आज मैं उसके साथ जा रही हूँ। वो अभी मुझे लेने आ रहा है, शेफाली ने कहा। आज उसने अपनी मिनी स्कर्ट पहनी हुई थी और ऊपर क्रैप टॉप पहनी हुई थी। बालों की पोनी टेल बनाई हुई थी और कानों में बड़ी बड़ी बालियाँ पहने हुई थी। वो रोज़ से अलग लग रही थी। नील हैरानी से उसे देख रहा था और सोच रहा था कि वो जो देख रहा है और सुन रहा है वो सच है या सपना। उसको ऐसे हैरानी से अपने को देखते हुए देखकर शेफाली कहने लगी, एक्चुअली आज स्कूल नहीं जाना है। वो नवनीत 6 महीने बाद आया है ना, तो उसके साथ घूमने जा रही हूँ। तुमने कभी नवनीत के बारे में बताया नहीं? नील ने बहुत मुश्किल से कहा। आपने कभी पूछा भी नहीं और कभी भी इस टॉपिक पर बात नहीं हुई थी, इसलिए शायद नहीं बताया होगा। पर मैं और नवनीत पिछले 1 साल से डेट कर रहे हैं। वो पिछले 6 महीने से ट्रेनिंग पर गया हुआ था और कल ही वापस आया है। बस अब मैं मम्मा और पापा को उसके बारे में सब बता दूंगी और फिर हम शादी कर लेंगे। बस पापा मान जाएं। शेफाली अपने धुन में बोली जा रही थी और अनिल खामोशी से सब सुन रहा था। उसके पास कुछ शब्द ही नहीं थे कुछ कहने के लिए। फिर वो कहने लगा, क्यों पापा क्यों नहीं मानेंगे? शेफाली कुछ कहती उससे पहले ही उसने देखा कि एक लंबा सरदार नौजवान उसके पास आ रहा है। वो बहुत हैंडसम था। वो नील से भी लंबा था। उसने कैजुअल कपड़े पहने हुए थे। हेलो शेफाली, कैसी हो? उसने आते ही शेफाली को गले से लगा लिया। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अच्छा, पहले इनसे मिलो। यह नील जी हैं, मेरे भाई जैसे, शेफाली ने कहा। तो नील उसकी तरफ हैरान होकर देखने लगा कि ये क्या बोल रही है, पर उसने नवनीत से हाथ मिलाया और कहने लगा, नाइस टू मीट यू। नवनीत ने भी अपना हाथ आगे कर दिया और कहने लगा, सेम हियर, बट एक्चुअली मैं पिछले 4 महीनों से शेफाली से बात नहीं कर पा रहा था। एयरफोर्स की ट्रेनिंग दी है और उसमें हमको फ़ोन अलाउ नहीं करते, इसलिए आपके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन मैं पिछले कई महीनों से शेफाली से रोज़ मिलता हूँ, फिर भी आपके बारे में कुछ नहीं जान पाया। ना चाहते हुए भी नील की आवाज़ में तंज था, जिसे शेफाली और नवनीत दोनों ने महसूस किया। नील जी, कोई मौका ही नहीं मिल पाया ऐसे टॉपिक पर बात करने का, पर अब आपको मम्मा को कहना पड़ेगा कि आप नवनीत से मिल चुके हैं और वो बहुत अच्छा है। प्लीज़, मम्मा आपकी बात बहुत मानती हैं, चाहे वो आपकी बॉस हैं, पर घर में वो आपकी बहुत तारीफ़ करती हैं। इसलिए प्लीज़ आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। शेफाली ने नील का हाथ पकड़ लिया और सब कुछ एक ही सांस में कह गई। मैं कोशिश करूँगा, पर उन्हें ऐतराज़ क्यों है? नील ने बड़ी मुश्किल से कहा। दरअसल नवनीत सरदार हैं और मैं महाराष्ट्रियन, इसलिए मम्मा चाहती हैं कि मेरी शादी महाराष्ट्रियन से ही हो, शेफाली ने कहा। अच्छा चलो, अब मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस जाना है, नील ने कहा, क्योंकि उससे अब वहाँ पर रुका नहीं जा रहा था। नील ऑफिस पहुँच गया, पर उसका मन किसी काम में नहीं लग रहा था। वो यही सोच रहा था कि वो अब क्या करे। शेफाली तो उसे भाई मानती है और उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। शायद शेफाली की खूबसूरती का जादू उस पर चढ़ गया था। शाम को 4 बजे ही उसने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी और किसी बार में चला गया। वहाँ पर अकेले ही बैठकर उसने शराब पी ली और फिर रात को 8 बजे तक घर आ गया। उसका ख्याल था कि धानी तो अस्पताल चली गई होगी और वो अकेले बैठकर अपने गम गलत कर लेगा। धानी ने उस दिन छुट्टी ले ली थी।
उसका मन बहुत हल्का हो गया था। उसने सोच लिया था कि वो नील की खुशी में ही खुश हो जाएगी। वैसे भी नील और शेफाली की जोड़ी बहुत खूबसूरत लगती है। वो तो मोटी है और उसका रंग भी सांवला है। वो किसी भी तरह से नील के साथ नहीं जचती। उसने नील की पसंद का पास्ता बनाया, घर में हल्की सी रोशनी करी और टेबल पर कैंडल लाइट डिनर का अरेंज किया। वो सब कुछ नील की खुशी के लिए कर रही थी और उसे अच्छा भी लग रहा था। उसके मन में कोई मलाल नहीं था। वो खुशी खुशी सब कुछ कर रही थी। बहुत देर हो गई थी, नील अभी तक नहीं आया था। वैसे वो 7 बजे आ जाता था, पर आज 8 बज गए थे, पर नील का कोई पता नहीं था। उसने नील को फ़ोन भी किया, पर उसने उसका फ़ोन उठाया ही नहीं। उसे चिंता होने लगी थी। 8:30 बजे के करीब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। धानी अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि कैसे नील का पता करे। तभी दरवाज़ा खुला और नील घर के अंदर आ गया। धानी ने देखा कि नील नशे में धुत था। उसे चला भी नहीं जा रहा था। उसकी आंखें लाल हो रही थीं। तुमने शराब पी है नील? डॉक्टर धानी मेरा इंतज़ार कर रही हैं? उसे मुझसे बात करने की फुर्सत मिल गई क्या? नील की ज़बान भी लड़खड़ा रही थी। वो ढंग से बोल भी नहीं पा रहा था। धानी ने जो सजावट करी हुई थी, उसकी तरफ नील का ध्यान भी नहीं गया था। धानी ने उसे पकड़ा और उसके कमरे में ले गई और बिस्तर पर लिटाने लगी। नील ने उसकी बाँह पकड़ ली। धानी, उसने मेरे साथ धोखा किया है। धानी समझ तो गई थी कि ज़रूर शेफाली की बात कर रहा है, लेकिन उसे सारी बात नहीं पता थी, इसलिए प्रत्यक्ष में कहने लगी, किसने? उसी शेफाली ने। वो मुझसे प्यार नहीं करती। उसको मुझसे भाई जैसी फीलिंग्स आती है। तुम ही बताओ, क्या मैं किसी का भाई लगता हूँ? क्या मुझे देखकर भाई जैसी फीलिंग्स आती है? नील बच्चों जैसी बातें कर रहा था। धानी को उसकी बातें सुनकर हंसी आने लगी थी। अच्छा तुम बताओ, क्या तुम्हें भी मैं भाई लगता हूँ? नील बोले जा रहा था। नहीं, धानी ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। फिर उसे मैं अपना क्यों नहीं लगा? नील मुंह बनाकर बोला। अपने जैसे तो लगे हो, भाई जैसे। धानी मुस्कुराने लगी। भाई जैसा? फिर वो मेरे साथ रोज क्यों स्कूल जाती थी? मैंने लाख नहीं नहीं हजारों रुपए खर्च कर दिए पेट्रोल पर। जब कभी उसको गिफ्ट देता था, तब तो उसने नहीं बोला कि मैं उसका भाई हूँ। जब कभी उसके साथ बीच पर गया, तब तो उसने नहीं बोला कि वो मुझे भाई समझती है। और आज अपने बॉयफ्रेंड के सामने एकदम से भाई बना लिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया शेफाली। नील रो रहा था और बोल रहा था। वो चुप ही नहीं हो रहा था। ऐसा क्यों किया उसने मेरे साथ? वो अपने बारे में कितनी बातें करती थी, पर यही बात क्यों छुपाई मुझसे? पुरुष का जब दिल टूटता है तो वो शराब का सहारा लेता है, लेकिन नारी का जब दिल टूटता है तो वो आंसुओं का सहारा लेती है। धानी ने यह सबक सीखा। उसका भी दिल टूटा था, पर वो नील के सामने नहीं रोई। अलबत्ता वो किसी के सामने भी नहीं रोई, अपनी बहन के सामने भी नहीं, लेकिन नील धानी के सामने फूट फूट कर रो रहा था। क्या पुरुष भावनात्मक रूप से कमज़ोर होते हैं और हम स्त्रियां मजबूत? धानी ने सोचा। वो कहने लगी, तभी तुम शराब पी कर आए हो, धानी ने कहा और अपनी बाहों को उससे छुड़ाने लगी। पर नील ने और कसकर धानी की बाहों को पकड़ लिया। तुम तो मुझे छोड़कर नहीं जाओगी धानी, नील ने कहा। तो धानी उसका चेहरा देखने लगी। नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, ना चाहते हुए भी धानी के मुंह से निकल गया। धानी का उत्तर सुनकर नील ने उसे गले से लगा लिया। उस वक्त धानी भी कमज़ोर पड़ गई थी। उसके जज्बात काबू में नहीं रहे। धानी ने भी अपनी बाहों का घेरा नील के इर्द गिर्द कर लिया था। वो नील की बाहों में पिघलने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि नील एक समंदर है और वो पूरी की पूरी नदी उसमें समा रही है। अभी कुछ देर पहले वो सोच रही थी कि वो कितनी मजबूत है, पर नील के सामने वो कमज़ोर पड़ गई थी। उसने अपने आप को उसे सौंप दिया था और उसे इसके लिए कोई पछतावा भी नहीं था। उसे यह भी याद नहीं रहा था कि नील उससे प्यार नहीं करता। सुबह उसके लिए एक नया सवेरा था। वो अपने आप को हल्का महसूस कर रही थी। चाहे नील उससे प्यार नहीं करता, पर उसे तो अपना प्यार मिल गया था। नील सुबह उठा। उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ रात को क्या हुआ था। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। दरअसल वो शराब नहीं पीता था। उसने अपने सर पर हाथ रखा और धानी को पुकारने लगा। फिर खुद से ही कहने लगा, अरे धानी तो अस्पताल में होगी, पता नहीं वापस भी आई है या नहीं। धानी ने उसकी आवाज़ सुन ली थी। वो जल्दी से नील के कमरे में आई और आते हुए उसने नील के आखिरी शब्द भी सुन लिए थे।
इसका मतलब इसको कुछ भी याद नहीं है। धानी ने सोचा, फिर अंदर कमरे में आ गई। गुड मॉर्निंग, कैसी तबीयत है तुम्हारी? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दरअसल मैंने कभी शराब नहीं पी क्योंकि यह मुझे सूट नहीं करती। लेकिन तुम अभी यहाँ पर क्या कर रही हो? अस्पताल नहीं गई थी? नहीं, धानी ने कहा। नील कहने लगा, मैंने एक बार कॉलेज के समय में अपने दोस्तों के कहने पर शराब पी ली थी, तो मेरा बहुत बुरा हाल हुआ था। अपने होश खो बैठा था। रात को मेरे साथ क्या हुआ था मुझे नहीं पता चला था, और दोस्तों ने सुबह मेरा बहुत मजाक बनाया था कि मैंने बहुत उल-जलूल हरकतें करी थीं। इसलिए उसके बाद मैंने शराब को हाथ नहीं लगाया था। पर कल पता नहीं कैसे मैंने इतनी पी ली थी कि मुझे होश ही नहीं रहा था। कल मैंने कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर दी थी? फिर वो अपने आप से ही कहने लगा, कुछ तो हुआ है पर पता नहीं क्या। ओह! मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। नील कराहने लगा। मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी बनाकर लाती हूँ, इससे तुम्हारा हैंगओवर उतर जाएगा। कहकर धानी बाहर चली गई और सोचने लगी, क्या सचमुच में नील को कुछ भी याद नहीं है या फिर वो नाटक कर रहा है?